ओके, सो लेट्स स्टार्ट अपना जो आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना, बेसिक क्लास नहीं है, दिस इज अ रिवीजन क्लास, तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। और मेरा बेसिक मोटो होगा कि किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। और आज काफ़ी प्रिपरेशन मैंने भी करी है आप लोगों की क्लास के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो सबसे पहले देखो बेटा, गैसेस लॉ में हमारे पास एक बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा एंड दिस विल बी कॉल्ड एज आइसोथर्म। इसमें आपको ये समझना होगा कि अगर दो आइसोथर्म आपको देता है तो जो आइसोथर्म जितना दूर होगा, ये दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज पीवी ग्राफ। तो जो आइसोथर्म जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। देन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ इज given mass, for a given mass and for constant pressure V is directly proportional to temperature। लेकिन ध्यान रखना बेटा, टेम्परेचर किस में होना चाहिए? केल्विन में। यानी कि VT ग्राफ इस तरह का होगा अगर टेम्परेचर केल्विन में है, और ये जो लाइन आएगी, क्योंकि VT ग्राफ आपका जो है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है, तो दिस लाइन विल बी कॉल्ड एज अ आइसोकोर। लेकिन अगर ये टेम्परेचर सेल्सियस में होगा तो ध्यान रखना, सेल्सियस में V इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सेल्सियस में V विल बी इक्वल टू, लीनियरली डिपेंड करेगा, V विल बी इक्वल टू V नॉट 1 प्लस अल्फा टी। और तब आपका ग्राफ ही ऊपर से जाएगा। तो आपको क्या ध्यान देना होगा बेटा? एग्जाम में ध्यान देना कि टेम्परेचर सेल्सियस में है या टेम्परेचर केल्विन में है, ठीक है। इस चीज का आपको बहुत बड़ा ध्यान देना होगा, ठीक। ओके, देन थर्ड इज ये-लुसाक्स लॉ। तो जैसे चार्ल्स लॉ था वैसे ही कांस्टेंट वॉल्यूम पर फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर किस में है? केल्विन में। और फिर से अगर आप इसको सेल्सियस में देखेंगे तो फिर से आपका ग्राफ कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपका ग्राफ किस पे होगा? सेल्सियस में। यानी कि सेल्सियस में अगेन P विल बी T नॉट 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो तीन आपके बेसिक लॉ होंगे, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सबको पता है, द टोटल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस, ठीक है। तो फटाफट अब हम देख लेते हैं बेटा, अगर P/2 कांस्टेंट आता है तो दिस विल बी विच लॉ? P/T इज कांस्टेंट, दिस विल बी विच लॉ? बॉयल्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ और चार्ल्स लॉ। जहां पे नोट्स बनाना होगा बेटा, वो मैं माइंड मैप आपको दे दूंगा बनाने के लिए, वहां पे आप रुक के नोट्स बना लीजिएगा। तो दिस इज गे-लुसाक्स लॉ, जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था। P upon T is constant will give us Gay-Lussac's law or the isochore. Then total pressure of mixture of ideal gases is sum of partial pressure. This is, we all know, this is Dalton's law of partial pressure, ठीक है। Now the main assumption of kinetic theory of gas, तो ये हम सबको पता है, इसमें हमको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो gases consist of large number of tiny particle which are known as molecules, ठीक है। These molecules are always in random motion and आपस में इनका कोलिजन होता रहेगा। एक आइडियल गैस में there will be no forces of attraction among the gas particles. All the particles of same gas are identical in all the aspects, same size and mass। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के सारे मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। हाइड्रोजन है तो उसके सारे मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स एक जैसे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्रेशर ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन। यानी कि यहाँ लिक्विड की तरह नहीं होगा कि प्रेशर, वहां लिक्विड में भी नो डाउट, लिक्विड के केस में भी प्रेशर तो सेम रहता ही था, लेकिन लिक्विड में जो प्रेशर होता था वो डेप्थ के साथ इंक्रीज होता था, है ना। लेकिन यहाँ पे गैसेस के केस में एक कंटेनर में प्रेशर विल बी थ्रू आउट सेम। Gas particles are in continuous rapid random motion, so they possess kinetic energy, which is the energy of motion, and this kinetic energy is the function of, this kinetic energy depends on
टेम्परेचर। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फॉर गैसेस काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब बाकी सारे पॉइंट्स आपके देखे हुए हैं, तो फटाफट फिर से हम देख लेंगे। अच्छा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द assumption ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, सही है। कोलिजन अमंग द पार्टिकल्स आर इलास्टिक, एकदम सही है। प्रेशर इज कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन, तो तीनों ऑप्शन सही हैं। सो द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक, देन द टेम्परेचर ऑफ गैस डिपेंड्स अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी और नन ऑफ दिस। So the temperature of the gas depends upon the average kinetic energy of the molecules. Now next part, यहाँ से थोड़ा सा कुछ काम की चीज शुरू होती है, pressure of an ideal gas. तो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो बेटा, हमको डेरिवेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस मैं आपको एक क्विक आउटलुक दे दे रहा हूँ कि हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर की साइड आप ले लीजिए L। जो हमारे सिंबल्स होंगे या जो हम नोटेशंस यूज करेंगे, N is the number of molecules, M will be the molecular mass, small m will be the mass of molecule, mu will be number of moles, n will be the small n will be the number density, and W को हम यूज कर रहे हैं मास ऑफ द सैंपल के लिए। ठीक है बेटा, इन जनरल जो आपके गैसेस मॉलिक्यूल होंगे उनकी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में वेलोसिटी हो सकती है, और क्योंकि all the directions are equivalent, all the directions are equivalent, तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि हम ये उम्मीद करते हैं कि ux, uy और uz तीनों डायरेक्शन की जो वेलोसिटीज होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है बेटा, हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं और सपोज ये मॉलिक्यूल यहाँ पे कोलाइड किया, ठीक है ना, और इसके बाद कोलाइड करने के बाद ये वापस यहाँ से आएगा और वापस यहाँ पे कोलाइड करेगा, यानी कि एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो टाइम बीतेगा, यहाँ से L डिस्टेंस और यहाँ से L डिस्टेंस, यानी आप कह सकते हैं टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स इज 2L by V, x एक्सिस में। ठीक है ना, तो यहाँ से हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं जो इस स्टेज पे आके, ठीक है ना, इस स्टेज पे आके हम कोई भी आप कह लीजिए कि एक्सप्रेशन या कोई डेरिवेशन करने के फेवर में नहीं है, बट एक हल्का सा बस आइडिया ले लीजिए। यहाँ से मॉलिक्यूल टकराएगा तो इसकी वेलोसिटी पलटेगी, इसके मोमेंटम में चेंज आएगा, हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे, तो वो एक पार्टिकल का फोर्स निकल आएगा, ऐसे हम दूसरे पार्टिकल का फोर्स निकाल लेंगे, तीसरे पार्टिकल का फोर्स निकाल लेंगे। इस तरह से हम अल्टीमेटली जब ये सारा कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा बेटा जो प्रेशर, यहाँ से फोर्स निकल जाएगा, उसके बाद प्रेशर हो जाएगा F अपॉन एरिया, एरिया हमारा है L स्क्वायर। वो जो प्रेशर का जो एक्सप्रेशन आएगा ये आपको याद रखना है 1/3 m/L C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट डॉट जितने भी है, यहाँ पर C1 C2 C3 क्या है, C1 C2 C3 दीज आर दी, आप कह सकते हो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स, स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन यहां तक आया। अब यहां से हमारी कहानी शुरू होती है बेटा। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन में हम n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो अब आप देखिए क्या हुआ, जब हमने इस एक्सप्रेशन को n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दिया तो आपके पास आ गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये आप Cn स्क्वायर तक चलते रहिए अपॉन n। अब ये क्या चीज होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है अपने लेक्चर्स में। ठीक है ना, जो VRMS होता है, VRMS होता है अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, अपॉन n। और अगर आप VRMS का स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर डॉट 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 Vn स्क्वायर अपॉन n। ठीक है बेटा, तो ये चीज हमारी बन गई RMS का स्क्वायर, यानी आपका जो प्रेशर का एक्सप्रेशन आ गया, प्रेशर का एक्सप्रेशन आपके पास आ गया 1/3 m इज मास ऑफ द मॉलिक्यूल, n इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम, c स्क्वायर RMS। तो इस वाले ये जो मैंने
चार्ट बनाया है, ये वाला चार्ट आप लोग नोट कर सकते हैं बेटा, ये, क्योंकि यहां से ये चीज, ठीक है, ये तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस प्रेशर वाली इक्वेशन को, जो प्रेशर की इक्वेशन है, हम प्रेशर को अलग अलग तरीकों से लिख ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर आप n बाई वी करते हो, ठीक है ना, तो यहां से n बाई वी, ये जो m बाई वी है, दिस वन, ठीक है, m इंटू n, m इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n इज नंबर, तो ये टोटल क्या है, वेट ऑफ द गिवन सैंपल, और गिवन मास और गिवन वेट, मतलब यहाँ पे मैं मास बोल रहा हूँ, गिवन मास ऑफ द सैंपल, W से इसलिए लिख रहा हूँ बेटा, क्योंकि कैपिटल M हम मॉलिकुलर वेट के लिए लेकर चले हैं, ठीक है ना, कैपिलर वेट के लिए हम जो कैपिटल M है वो हम मॉलिकुलर वेट के लिए लेकर चल रहे हैं, तो W अपॉन V जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी। तो सेम एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, और n बाई वी क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, तो P को आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 1/3 mn c स्क्वायर RMS। तो ये आपके प्रेशर के डिफरेंट एक्सप्रेशन आ जाएंगे कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज 1/3 mn बाई वी सी स्क्वायर RMS, प्रेशर इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, एंड प्रेशर इज 1/3 mn c स्क्वायर RMS, ठीक है। अब यहीं से फटाफट फिर से देख लेंगे, द फोर्स with which wall hits the molecule and molecule hits the wall are, तो जिस फोर्स से मॉलिक्यूल वॉल को हिट करेगा, ठीक है ना, और वॉल मॉलिक्यूल को हिट करेगी, दैट इज अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट विल बी सेम। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, अब आपको यहां पर बताना है बेटा, ये देखिए आपका कौन कौन सा एक्सप्रेशन आया, पहला वाला गलत, दूसरा वाला अभी पीछे आया था, ठीक है ना, सो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहाँ पे आया था प्रेशर इज 1/3 m, ये आपका फोर्स आया था, ठीक है ना, आपका तो जो प्रेशर का एक्सप्रेशन था दैट वाज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेशर इक्वेशंस, तो अब आप देखो आपके पास प्रेशर 1/3 डेंसिटी c स्क्वायर RMS, तो C यानी कि जिसको आप एक्चुअली VRMS भी कहते हो, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स, यहां से कुछ नहीं करना, मैं इसको यहां ले गया, 3 टाइम्स प्रेशर अपॉन डेंसिटी, ये एक एक्सप्रेशन हो जाएगा। यानी अगर क्वेश्चन में आपको प्रेशर ऑफ द गैस और डेंसिटी ऑफ द गैस दे रखा है, प्रेशर ऑफ द गैस और डेंसिटी ऑफ द गैस दे रखा है, तो आप ये एक्सप्रेशन यूज कर लोगे। अब हम सबको पता है डेंसिटी क्या होती है, गिवन वेट, डेंसिटी इज गिवन वेट अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना, वेट का मतलब बेटा यहाँ पे मेरा मास का है ना, गिवन मास, मास किसका, सैंपल का। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, एक्चुअली कैपिटल M मैंने रखा हुआ है किसके लिए, मॉलिक्यूलर वेट के लिए, स्मॉल m मैंने रख लिया है मास ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। तो अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि भाई m और m दोनों यूज हो गए, इसलिए मैं सैंपल के मास के लिए क्या यूज कर रहा हूं, W सिंबल यूज कर रहा हूं, इसलिए W से कंफ्यूज मत करना, ठीक है ना। तो डेंसिटी बराबर क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आ गया, 3 PV अपॉन W, ठीक है। और यहां से आपका CRMS का एक एक्सप्रेशन ये भी हो गया। तो अब देखो बेटा ये एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक्सप्रेशन आपके पास और आता है, यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, PV बराबर म्यू RT भी होता है, तो ये 3 PV की जगह म्यू RT अपॉन W, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं बेटा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये एक एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा अंडर रूट 3RT अपॉन M भी होगा। तो ध्यान से देखना, जब क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया होगा तो जो नीचे होता है वो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जब क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया होगा तो नीचे क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट। और यहाँ जब कभी एक क्वेश्चन आएगा गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, और बताया होगा कि 15 ग्राम या इतनी ग्राम गैस है, सपोज 16 ग्राम ऑफ गैस है, 16 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस है, और आपको सैंपल का प्रेशर, सैंपल का वॉल्यूम दे रखा है, तो यहाँ आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट नहीं डालना होगा,
यहाँ पे आपको सैंपल का मास डालना होगा जो कि कितना है 16 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे बात समझ में। और जब क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया रहता है तो 3RT/m आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा क्योंकि यही कंफ्यूजन होता है। बुक्स क्या करती हैं, बुक्स मॉलिक्यूलर वेट को भी m लिख लेती हैं और सैंपल के मास को भी m लिख लेती हैं। तो कई सारी बुक्स में यहाँ पर आपको क्या लिखा मिल जाता है, m, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये m कौन सा है। इसलिए यहाँ पर m ना आए, इसीलिए मैंने इसको m और w से अलग अलग लिखा हुआ है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो आपके पास VRMS का क्या क्या एक्सप्रेशन आ गया, 3p/डेंसिटी अंडर रूट 3pv/मास ऑफ द सैंपल अंडर रूट एंड ऑल्सो अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, तो एक प्रेशर और डेंसिटी पे, एक प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ मास पर, और तीसरा एक्सप्रेशन टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट पर। जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ठीक है ना, तो आपको ये सारे एक्सप्रेशन आने चाहिए, इनको आप चाहे नोट कर लीजिए। ठीक है ना, आपको ये एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, आपको ये एक्सप्रेशन भी आना चाहिए, और आपको ये वाला एक्सप्रेशन भी आना चाहिए। ठीक, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वाले का मैं कहूंगा पर्टिकुलरली आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लो और उसके बाद आप देख लेंगे। ठीक है, अब आप बताइए फटाफट, इसमें से कौन कौन से एक्सप्रेशन सही हैं। CRMS का कौन कौन सा एक्सप्रेशन सही है, पहला वाला सही, ठीक है ना, ओके। दूसरा वाला 3p/m गलत, ठीक है। यहाँ इसको बेसिकली हमको, ये m है, ठीक है बेटा, ये m था, दिस इज m.n। तो मैंने बताया था 3pv/मास ऑफ द सैंपल, और मास ऑफ द सैंपल क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है, सो बोथ A and C बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो अब आप देखो बेटा, आपके पास CRMS का एक एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3pv/मास ऑफ द सैंपल। ठीक है, इसी को आप टेम्परेचर पे कैसे लिख सकते हो, 3RT/m। और अगर आप यहां से देखो तो आप मोल को, इस मोल को आप क्या लिख सकते हो, n/Na, और R/Na, R/Na क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो आप CRMS का एक एक्सप्रेशन ये भी लिख सकते हो, 3n/kBT/W। ठीक है, जैसे 3μRT/W है, वैसा ही आपका 3n/kBT/W भी एक्सप्रेशन हो सकता है। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है कि R/एवोगैड्रो नंबर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, R/एवोगैड्रो नंबर इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक, ठीक है, तो आपका यहां से बताइए क्या क्या हो गया, CRMS इज 3RT/m, 3RT/, ये आप देखो इसमें क्या है, m सैंपल के मास के लिए यूज किया गया है, और यहाँ W लिख दिया, तो ये क्या है, ये है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो 3RT/ कौन सा मास होता है, मॉलिक्यूलर मास, और 3RT की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, NKBT भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपका बोथ B and C हो गया। बाकी आपके पास जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो तीन तरह के मॉलिक्यूल्स आपके पास आएंगे, मोनोएटॉमिक गैसेस, डायटॉमिक गैसेस और नॉन लीनियर पॉलीएटॉमिक गैसेस। ठीक है ना, बेसिकली इन तीन जो मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें डिफरेंस किस पे आना होगा, हम इनमें डिफरेंस जनरेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मोशन। इनके मोशन के हिसाब से हम इनमें डिफरेंस जनरेट करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, जो मोनोएटॉमिक है वो सिर्फ या तो यहाँ जा सकता है या यहाँ जा सकता है, या यहाँ तीन, मतलब अब आप कहोगे कि सर यहाँ क्यों नहीं चल सकता, यहाँ भी चल सकता है, बट ये इंडिपेंडेंटली सिर्फ तीन एक्सेस में चल सकता है।
तो मेरे कहने का मतलब यह है कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपको सिर्फ क्या शो कर सकते हैं, ट्रांसलेशन। बट जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन साथ में वो एक काम और कर सकते हैं, वो आपको रोटेशन शो कर सकते हैं इस तरह से या फिर इस एक्सिस पर, ठीक है ना। अब ये वाली जो एक्सिस होगी, यानी कि अगर वो अपनी ही लाइन पे रोटेशन करेंगे तो ये क्योंकि बहुत ही इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट जीरो जनरेट हो जाएगा, तो इस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं। और जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो तो आपका क्या कर सकते हैं, वो आपका एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, और पॉलीएटॉमिक आपके तीनों एक्सिस पे, इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं, इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं, और इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकते हैं। तो मेनली मोनो एटॉमिक सिर्फ क्या करेंगे, मोनो एटॉमिक सिर्फ ओनली ट्रांसलेशन करेंगे, डाइएटॉमिक ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करेंगे, और जो पॉलीएटॉमिक होंगे वो भी ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों करेंगे, ठीक है। अब ट्रांसलेशन और रोटेशनल मोशन के अलावा एक मोशन और होगा बेटा, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो वाइब्रेशनल मोशन हम क्या कर सकते हैं, आप ये समझ सकते हो कि वाइब्रेशनल मोशन की बात हम सिर्फ कब करेंगे, जबकि टेम्परेचर बहुत हाई होगा। और नीट में आप ये मान सकते हो कि नीट में आपसे वाइब्रेशनल मोशन वाले क्वेश्चन शायद ही पूछेगा, ठीक है। बहुत रेयर केस में आपसे जो वाइब्रेशनल मोशन है उसके बारे में पूछता है। तो आप अभी इस स्टेज पर, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज को समझते हुए चलें, जो आता है बस उसको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे, तो वाइब्रेशनल मोशन को आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब ट्रांसलेशन मोशन, ठीक, तो यहाँ पे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ट्रांसलेशन मोशन की वजह से पार्टिकल्स के पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको आप KT बोल सकते हैं। रोटेशनल मोशन की वजह से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, और वाइब्रेशनल मोशन की वजह से ये बीच में कुछ फोर्सेस होंगे, और ये जो आपका सिस्टम है ये एक तरह का स्प्रिंग की तरह काम करेगा। तो ये स्प्रिंग खुलेगा दबेगा, इस तरीके से जब ये स्प्रिंग होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जैसे एक स्प्रिंग होता है ना पेंडुलम, इसके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होगा, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ट्रांसलेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, रोटेशन की वजह से रोटेशन, और वाइब्रेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों हो सकती है, ठीक। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक मॉलिक्यूल अगर ट्रांसलेशन कर रहा है तो कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से ट्रांसलेशन कर सकता है, तो आप कहेंगे वो 3 इंडिपेंडेंट तरीकों से ट्रांसलेशन कर सकता है, एक्स, वाई और जेड में, ठीक है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है तो कितने इंडिपेंडेंट तरीकों से रोटेट कर सकता है, अगर डाई एटॉमिक है तो देखिए, अगर डाई एटॉमिक है तो इस एक्सिस पे रोटेट कर जाएगा, अगर डाई एटॉमिक है तो इस एक्सिस पे रोटेट कर जाएगा। बट अगर डाई एटॉमिक है और अपनी एक्सिस पर रोटेट करेगा तो वहां पे वो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और अपनी एक्सिस पे जनरेट करेगा तो आई बहुत ही छोटा होगा, यानी कि ऑलमोस्ट कितना, 0 होगा, ठीक है बेटा। ओके, अब यही चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना, यही चीज बेसिकली क्या है, यही डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। बीट हो गया है, बीट्स बेटा होगा, ठीक है ना। बीट्स मैंने बोला 23rd के बाद आपका बीट्स और स्टेशनरी वेव दोनों करा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये शेड्यूल डला हुआ था तो इसलिए फिर डिफरेंस हो जाता है, फिर वो एक रिलेटिव मोशन पढ़ाने के चक्कर में हुआ क्या कि फिर आपका जो सारा शेड्यूल था वो आगे पीछे हो जाता है ना, फिर उसमें भी बच्चों को दिक्कत होती है। देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम को समझने की कोशिश करो। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब एक पर्टिकुलर कितने वे में इंडिपेंडेंट तरीके से आपका मोशन हो सकता है, ठीक है ना, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया 3 तरह से मोशन हो सकता था, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो अकॉर्डिंगली 3 तरह का डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरेट हो सकता है। ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकता है, रोटेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरेट हो सकता है, और वाइब्रेशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम जनरेट हो सकती है। अब आप देखो कि अगर ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है तो ट्रांसलेशन मोशन कैसे कैसे हो सकता है, मैं थोड़ा सा बस आपको समझा दे रहा हूं। अगर ये वॉल है
और इसके बीच में सिर्फ आपने क्या कर रखा है, एक 1D मोशन हो रहा है, यानी कि किसी मॉलिक्यूल्स को आपने सिर्फ एक थ्रेड में चलने की परमिशन दी है। तो आप मुझे बताओ इसका इंडिपेंडेंट मोशन अगर आप इसको एक्स एक्सिस मान लेते हो तो क्या ये वाई एक्सिस पे चल सकता है, क्या ये जेड एक्सिस पे चल सकता है? नहीं। तो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना रह जाएगा बेटा, सिर्फ 1। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ 1 रह जाएगा। रोटेशन अकेला कर, अभी रोटेशन की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर इसी मॉलिक्यूल को हम चलने के लिए एक प्लेन दे दें इस तरह से, ठीक है, तो अब अगर ये प्लेन पे जाएगा तो इस तरह से अब इसके पास, अब ये एक्स एक्सिस में भी जा सकता है और वाई एक्सिस में भी, लेकिन क्योंकि ये ऊपर नहीं जा सकता तो इसके पास एक्स और वाई कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, नाउ इट हैज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और अगर हम इसको पूरा एक 3D स्पेस दे दें तो इसके पास ये देखिए कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो अगर हम इसको पूरा एक प्लेन वॉल्यूम दे दें तो फिर इसके पास x, y और z कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, 3। यानी कि एक 3D प्लेन में कितनी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है। अभी बात समझ में, ठीक है। 3D प्लेन में ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो सकती हैं, 3। अब अगर 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस के मोशन की वजह से अलग और जेड एक्सिस के मोशन की वजह से अलग। ठीक है, नाउ रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो सबसे पहली बात, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होगी, डाईएटमिक या पॉलीएटमिक, मोनोएटमिक मॉलिक्यूल्स पर रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काम नहीं करेगा। यानी कोई आपसे पूछता है हीलियम का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, हीलियम का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, तो आप कहेंगे हीलियम का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 0। ठीक है बेटा, हीलियम का रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि हीलियम मोनोएटॉमिक है और मोनोएटॉमिक होने की वजह से वो रोटेट नहीं कर सकता। ठीक, अब हम एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल देखते हैं जैसे कि हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहां कहां कैसे कैसे रोटेट कर सकता है, हाइड्रोजन इस एक्सिस पे रोटेट कर सकता है बेटा। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। अब हाइड्रोजन इस एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता था, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, तो 2 हो जाती। लेकिन अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इस पे रोटेट करेगा तो इस पर कोई एनर्जी जनरेट नहीं होगी। तो हाइड्रोजन के लिए आप कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, 2 रोटेशनल। यानी एक डाई एटमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 2। ठीक है बेटा, डाई एटमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, बताइए, क्लियर है ना। डाई एटमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाला 2 होगा। और मुझे बताओ डाई एटमिक के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, व्हाट विल बी द ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक, जल्दी बताइए। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर डाई एटॉमिक कितना होगा बच्चे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। तो डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F एट नॉर्मल टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा, जब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करेंगे तो हम वाइब्रेशनल डिग्री को काउंट नहीं करेंगे। फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस, जब तक एग्जामिनर अलग से क्वेश्चन में लिख के नहीं देगा एट वेरी हाई टेम्परेचर, तब तक आप वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, डायटमिक मॉलिक्यूल के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, 5। ठीक है, चलिए
अब पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के लिए पहले मुझे बताओ ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल कितना होगा? बहुत सही, एकदम सही, ट्रांसलेशनल 3 है ना। तो ट्रांजिस्टर डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 ही होना है। और पॉलीएटमिक यहां भी रोटेट कर सकता है, पॉलीएटमिक यहां भी रोटेट कर सकता है, और पॉलीएटमिक यहां भी रोटेट कर सकता है। तो पॉलीएटमिक के लिए रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इस तरह से पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया बेटा? 6। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो यहां पर वाइब्रेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं, वाइब्रेशन आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है, अगर बहुत हाई टेम्परेचर पूछ ले तो वाइब्रेशन की वजह से आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर देंगे। वाइब्रेशन की वजह से आप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर सकते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी वाला जो स्प्रिंग खींचेगा दबेगा, और एक काइनेटिक एनर्जी वाला। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वाइब्रेशन वाला पार्ट अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया बेटा, ठीक, ये हमारी टेबल बन गई। तो फ्लो चार्ट हमारा बन गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मोनोएटमिक के लिए ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, नो रोटेशनल, और इसको तो आप अवॉइड ही करो, इसको आप अभी क्या करो? अवॉइड करो, ठीक है ना। इस पार्ट को आप अवॉइड करो पूरा, ठीक। ये डाइएटमिक, ठीक है ना, लीनियर, ठीक है, सॉरी ये पॉलीएटमिक, ये इधर हो गया, सॉरी, डाइएटमिक तो डाइएटमिक रहेगा, ये हो गया, ठीक है ना। पॉलीएटमिक लीनियर और पॉलीएटमिक नॉन लीनियर, ठीक है, पॉलीएटमिक लीनियर ये। तो मोनो के लिए 3, रोटेशनल 0, डाइएटमिक के लिए ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2, लीनियर पॉलीएटमिक ये दोनों सेम करेंगे, डाइएटमिक और लीनियर पॉलीएटमिक सेम तरीके से बिहेव करेंगे, ठीक है बेटा। और पॉलीएटमिक के लिए 3, ट्रांसलेशनल 3। तो टोटल यहाँ कितना हो गया? 6, टोटल यहाँ कितना हो गया? 5, टोटल यहाँ कितना हो गया? 3, ठीक। तो दिस इज ओवरऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो फटाफट अब जवाब देंगे बेटा। ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन डाइएटमिक, पॉलीएटमिक, मोनोएटमिक या सब में? शिवानी बेटा क्लास चल रही है थर्मोडायनेमिक्स की, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन कहाँ से कराएंगे? करा देंगे, हमने बोला करा देंगे, जितना टाइम मिलेगा बेटा करा देंगे। डेली क्लास ले रहा हूँ, जितना हो सकेगा करा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी की क्लास तो पढ़ लो, इतने इंपॉर्टेंट क्लास है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलिए इसको बताइए फटाफट। हाँ, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम सब में रहेगा, मोनो, डाई, पॉली, ऑली जो भी है सब में ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मौजूद रहेगा, ठीक है। ये तो ट्रांसलेशनल सब में था, ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज प्रेजेंट इन, तो हमने क्या बताया था? या तो डायटमिक हो या पॉलीएटमिक, हालांकि वाइब्रेशनल के क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत छोटा सा है, आपको बस इतना याद रखना है, एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ kBt पर मॉलिक्यूल, ठीक है। एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड अमंग, किसी भी स्टेट की बात कर रहे हैं, किसी भी आपका कोई सिस्टम है, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम is equally divided among its various degree of freedom and energy associated with each molecule, and each degree of freedom is half kBt. What is kB? kB is Boltzmann constant, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है बेटा। अब यहां पे ध्यान से देख लो, एज पर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी,
एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। ठीक है, तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ को हम क्या लिख रहे हैं, एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, हाफ एफ के टी। ठीक है, ओके। एनर्जी ऑफ सैंपल, देखो बेटा 90% मेरे को जो अंदर से लगता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। जितना आप लोग मेहनत कर रहे हो, जितना आप लोग एफर्ट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों के एफर्ट बेकार जाएंगे। ठीक है ना, और कोई भी आज समझदार प्राणी होगा तो वो अभी फिलहाल एग्जाम को पोस्टपोन करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जिस मेंटल स्टेट में आप हो इसमें यार वैसे ही आप घबरा जाओगे। समझ रहे हो, आप कैसे जाओगे, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, अभी 10 तरह की समस्याएं, हॉल में कैसे मैनेज करेंगे, वो लोग बच्चों को देखेंगे या बच्चों के साथ जो गार्जियन आएंगे वो कैसे जाएंगे। तो इतनी सारी इश्यूज हैं, मुझे कहीं से नहीं लगता है कि सक्सेसफुली आपको ये लोग कंडक्ट करा पाएंगे। और अल्टीमेटली जहां तक मुझे लगता है मंडे को शायद आप लोग को न्यूज मिल जानी चाहिए कि आपका जो नीट है वो कुछ दिन के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, शायद दिवाली तक या दशहरे तक, जो भी होगा। ठीक है, ओके। और सेकंड बेटा, केबी की वैल्यू को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आर की वैल्यू याद है। ठीक है ना, ऑन द स्पॉट आप निकाल सकते हो, याद करने की कोई जरूरत नहीं, केबी का कहीं पे काम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एनर्जी ऑफ सैंपल, तो अगर सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं, अगर सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं तो ये एनर्जी पर मॉलिक्यूल हो गई हाफ एफ के टी। तो एनर्जी ऑफ सैंपल कितना हो जाएगा, हाफ n एफ के टी। ठीक है, और मैंने बताया था कि आप यहां से जो n है, n अपॉन एन ए को आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहां से मैं n को क्या लिख ले रहा हूं, म्यू टाइम्स नंबर ऑफ मोल्स। और बार बार मैंने बताया एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई के क्या हो जाएगा, r। तो इसी ये भी सैंपल की एनर्जी है, सैंपल की एनर्जी ये भी है, और सैंपल की एनर्जी ये भी है, हाफ म्यू एफ आर टी। ठीक है बेटा, ओके। तो एवरेज पर मॉलिक्यूल निकाल तो दिया बेटा, एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये देखो एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज हाफ एफ के टी, सब है, तीनों चीज यहाँ पर है। ठीक है ना, एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज हाफ एफ के टी। एनर्जी ऑफ सैंपल, भाई सैंपल में n मॉलिक्यूल्स हैं तो हाफ n एफ के टी। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ हटा दो तो यहाँ से शुरू कर लो, है ना। तो पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी, अगर f डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ एफ के टी, एनर्जी ऑफ सैंपल हाफ n एफ के टी। n को क्योंकि आप लिख सकते हो म्यू टाइम्स Na, और Na टाइम्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, r। तो एनर्जी ऑफ सैंपल इज आल्सो हाफ म्यू एफ आर टी। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताया था, 3, और तीनों के तीन कैसे थे, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनो एटॉमिक के लिए यू कितना हो जाएगा, हाफ एफ म्यू आर टी, एफ की जगह 3 कर दिया, 3/2 म्यू आर टी। डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 था, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल। ठीक है, तो यू कितना हो गया बेटा, 5/2 म्यू आर टी। और पॉलीएटॉमिक के लिए यू कितना हो गया, 6/2 म्यू आर टी। ठीक है, तो आप ये 2 पॉइंट्स, एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। ठीक है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल हाफ एफ के टी। ठीक है, एनर्जी ऑफ सैंपल हाफ एन एफ के टी, और एनर्जी ऑफ सैंपल को आप हाफ म्यू एफ आर टी भी लिख सकते हो। ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है। ठीक है, और फाइनली मोनोएटॉमिक, डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए जो आप एनर्जी लिखोगे ऐसे लिखोगे। ध्यान रखना यहाँ पे हमने किसी तरह का वाइब्रेशन एनर्जी को काउंट में नहीं लिया है, हमने वाइब्रेशनल एनर्जी को काउंटिंग में नहीं लिया है, और वो आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, ओके। और ये सही बात कह रहा है बेटा, कमलकांत एकदम सही कह रहा है बेटा, दिन भर तो चल ही रहा था, है ना, दिन भर तो पोस्टपोन होगा नहीं होगा चल ही रहा था, 1 घंटे का रिवीजन है उसको ढंग से कर लो बस। ठीक है, नाउ कमिंग टू योर थर्मोडायनेमिक्स, या जो भी आप कह लीजिए, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स दोनों लिंक टॉपिक हैं कहाँ से। ठीक है, अब आप सबसे पहले एक चीज समझो, आपके पास अगर सॉलिड को हीट देते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले इस चीज को समझो। पहले सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा जब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन
सॉलिड का फेस चेंज हो रहा होगा और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, लिक्विड में। फिर आप हीट देते जाओगे, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर एक टाइम आएगा कि फिर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा और इस वक्त लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, गैस में। तो जब आप किसी सिस्टम को हीट देंगे तो दो चीज होंगी, या तो फेस कांस्टेंट रहेगा या फेस चेंज हो रहा होगा। जैसे यहाँ पे दो बार फेस चेंज हो रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। तो जब आप हीट देते हैं कांस्टेंट गिवन मास को हीट देते हैं तो आप देखेंगे जितना टेम्परेचर राइज करना होगा उतनी हीट लगेगी, और अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो आप देखेंगे कि जितना मास होगा उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी। तो आपका एक्सप्रेशन आ जाता है Q इक्वल्स टू mc डेल्टा T। दिस C इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और जब आप इस तरह से हीट देते हैं तो इस वक्त मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती है। बट जिस वक्त फेस चेंज हो रहा होता है, जिस वक्त फेस चेंज हो रहा होता है, उस वक्त आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और उस वक्त आप एक्सप्रेशन क्या यूज लिखेंगे, आप एक्सप्रेशन यूज लिखेंगे ml, जहां पर l क्या होती है, लेटेंट हीट। l इज द लेटेंट हीट, ठीक है। अब तो ये हमारी समरी बनी। अगर आप हीट देते हैं किसी भी सिस्टम को तो एक तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा और दूसरा क्या हो सकता है, वो सिस्टम एक्सपेंड कर सकता है। और जब एक्सपेंड करेगा तो किसी एक्सपेंशन का मतलब कोई भी चीज को दबा सकता है, तो एक्सपेंड करके वो किसी और चीज को पुश या पुल कर सकता है, तो आप कहेंगे कि वो वर्क कर सकता है। सॉलिड और लिक्विड के केस में, सॉलिड और लिक्विड के केस में जो एक्सपेंशन होता है, सॉलिड और लिक्विड के केस में एक्सपेंशन बिल्कुल जीरो के बराबर होता है, तो वहां पर आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अगर सॉलिड लिक्विड को हीट देते हैं और फेज सेम है, तो आपने जो हीट देंगे उसका एक पार्ट से टेम्परेचर बढ़ेगा और एक पार्ट से एक्सपेंशन होगा। बट क्योंकि एक्सपेंशन न के बराबर होगा तो इसलिए आप Q बराबर क्या लिख लेंगे, mc डेल्टा T, ठीक है, ओके। अब फेस चेंज हो रहा है तो Q बराबर ml। और गैसेस के केस में क्योंकि कोई फेस चेंज नहीं होगा, वहां पर आप हीट देंगे तो एक से टेम्परेचर बढ़ेगा mc डेल्टा T और दूसरा क्या हो सकता है, एक्सपेंशन। अब गैसेस के केस में आप एक्सपेंशन वाले वर्क को इग्नोर नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ठीक ठाक एक्सपेंशन होता है। इनफैक्ट 1 लीटर का वॉल्यूम वहां पे 5 लीटर तक भी जा सकता है, 1 लीटर का वॉल्यूम 2 लीटर हो सकता है, बट सॉलिड्स के केस में 1 लीटर 2 लीटर में कन्वर्ट नहीं होने वाला है, इसलिए सॉलिड के केस में आप एक्सपेंशन वाले पार्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है बेटा। अब तो कुल मिलाकर सॉलिड के केस में जो भी आप हीट देंगे दैट विल बी mc डेल्टा T, और m को आप क्या लिख सकते हैं, मोल, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, और ये m इंटू सी को आप कैपिटल C लिख लेते हैं। कैपिटल C क्या कहलाता है, मोलर स्पेसिफिक हीट, यानी Q बराबर आप mc डेल्टा T भी लिख सकते हैं और Q बराबर आप म्यू कैपिटल C डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट, ठीक है। आपको जिसमें मन करे बेटा, आपको कैलोरी में लेना, देखो करना क्या है, 4.2 जूल को जब कैलोरी कर दोगे तो चाहे जूल में लो चाहे कैलोरी में लो, क्या फर्क पड़ रहा है ना, ठीक। अब गैसेस के केस में क्या है, सॉलिड के केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इनफैक्ट आप इस C को सॉलिड्स के केस में CV लिख सकते हैं। लेकिन गैसेस के केस में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं बेटा हीट देने के। आप बिल्कुल सील चैम्बर कर सकते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, तो वहां पर Q बराबर क्या हो जाएगा, म्यू CV डेल्टा T। आप चाहे तो प्रेशर कांस्टेंट रख सकते हैं, वहां पर आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और गैस एक्सपेंड भी होती जाएगी, तो वहां पर आप Q को क्या लिखेंगे, म्यू CP डेल्टा T। तब ये कहलाएगी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये कहलाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सिर्फ ये दो ही तरीके नहीं है बेटा, इसके अलावा बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जो गैसेस के केस में आप कर सकते हैं। तो गैसेस के केस में जो C है वो बहुत सारी हो सकती है, कुछ नाम वाली प्रोसेस होंगी, बहुत सारी प्रोसेस बेनाम वाली। बेटा स्मॉल c इज सिंपली स्पेसिफिक हीट, आपका यहाँ पे मास है ग्राम में, जब आप यहाँ से मास को म्यू टाइम्स m कर लोगे तो छोटा सी स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, स्पेसिफिक हीट ये, ठीक है।
दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दिस इज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, हम सबको पता है कि जब भी हम हीट देते हैं तो टेम्परेचर राइज होता है। तो अगर आपने हीट दी और आप मास पे देख रहे हैं कितना टेम्परेचर राइज हुआ, तो ये स्पेसिफिक हीट है। ठीक है, और अगर आप ये देख रहे हैं कि हीट देने पे कितने मोल को हीट दी, तो ये स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट है, बस और कोई डिफरेंस नहीं, एक ही चीज है। आप स्मॉल सी को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, मोलर। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट गिवन पर मोल पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर फॉर एनी प्रोसेस। अब देखो बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस सबको पता है क्यू होता ही नहीं है। जब क्यू होता ही नहीं है तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सी कितना हो जाएगा, 0। आइसोथर्मल में डेल्टा टी 0 होता है, तो जब ये नीचे 0 आ जाएगा तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सी डिफाइन नहीं करेंगे। ठीक है, आइसोकोरिक के लिए सीवी जो आपका क्या हो जाएगा, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन म्यू डेल्टा टी, और आइसोबारिक के लिए आप सीपी यूज कर लोगे, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन म्यू डेल्टा टी। ठीक है, अब जब भी आप क्यू हीट देते हो, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी, अगर आपने कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी, तो क्यू को आप क्या लिखोगे, म्यू सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू हमेशा क्या होता है, म्यू सीवी डेल्टा टी। अभी आगे चल के हम देखेंगे जो एक्सपेंशन का वर्क डन होगा आइसोबारिक प्रोसेस में, वो होगा म्यू आर डेल्टा टी। तो सीपी बराबर सीवी प्लस आर, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, और ये आपको हमेशा याद रखना होता है। वैसे भी अभी थोड़ी देर में फिर से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप किसी भी प्रोसेस का सी निकाल सकते हैं, जिसमें से आइसोकोरिक के लिए सीवी, अभी एक्सप्रेशन निकालेंगे। मेन स्टडी किस पे करनी है, आइसोकोरिक और आइसोबारिक के लिए, क्योंकि एडियाबैटिक में 0 होता है, आइसोथर्मल के लिए डिफाइंड होता नहीं है। ठीक है, अब देखो बेटा, अब यहां से आप देखो, एक तरफ हमने अभी निकाला था U बराबर हाफ म्यू एफ आर टी, सिस्टम की जो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से निकाला था, और एक तरफ से हमने क्या बोला, Q बराबर डेल्टा यू प्लस वर्क एक्सपेंशन। अगर वर्क एक्सपेंशन 0 होगा, यानी कि कैसी प्रोसेस होगी, आइसोकोरिक, तो आपका QV बराबर डेल्टा यू कितना हो जाएगा, म्यू सीवी डेल्टा टी। अब आप इन दोनों को जरा कंपेयर करो, यहाँ CV देखो म्यू डेल्टा टी, और यहाँ पर भी म्यू डेल्टा टी, बचा क्या, एफ आर बाई 2। तो आपका यहाँ से CV बराबर कितना हो जाएगा, ये समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो हाफ म्यू एफ आर टी, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाफ म्यू एफ आर टी और म्यू CV डेल्टा टी। तो म्यू डेल्टा टी कैंसिल हुआ, तो CV बराबर कितना आ गया, एफ आर बाई 2। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद रखना है। Cp बाई CV एडियाबैटिक कांस्टेंट यानी गामा होता है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, CV बराबर, एक और अभी आगे निकलेगा, R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, तो CV के आपको डिफरेंट जो रिलेशंस हैं वो याद रखने होंगे। CV बराबर एफ आर बाई 2, जब क्वेश्चन डिग्री ऑफ फ्रीडम से निकालना होगा तो यहाँ से निकालोगे। CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 भी होता है। अब यहाँ से देख लो, यहाँ से R और R दोनों में कॉमन है, तो इसका मतलब f बाई 2 बराबर क्या होना चाहिए, 1 अपॉन गामा माइनस 1, यानी गामा बराबर 1 प्लस 2 बाई एफ हो जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट खींचकर रख लीजिए, क्योंकि ये आपका सीधा सीधा एक मेमोरी मैप का काम कर रहा है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर कट सारा कंफ्यूजन दूर कर देगा। CV बराबर एफ आर बाई 2, CV बराबर R अपॉन गामा माइनस 1, CP अपॉन CV बराबर गामा, और गामा बराबर 1 प्लस 2 बाई एफ भी होता है। ठीक है, ओके, ठीक। यहां से बेटा केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से आप मान के चलो आपको 1 से 2 सवाल मिल जाएगा, और थर्मोडायनेमिक्स में एक सवाल आपको जो कैरनॉट इंजन है वहां से मिल जाता है। तो रफली केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स से टोटल आपको 3 से 4 सवाल हर साल दिख जाएंगे। अब देखो बेटा थर्मोडायनेमिक्स में बस लास्ट का 10-15 मिनट में सारा निपट जाएगा। देखो थर्मोडायनेमिक्स 3 चीजों पे प्ले करता है, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। ठीक है, इसमें से इंटरनल एनर्जी हमने देखा, हीट और वर्क हम फटाफट देख लेते हैं। ठीक है ना, अब देखो हीट क्या है, ये सब आप स्क्रीनशॉट खींचते चलिएगा, इसी तरीके से आपको अपने शॉर्ट नोट्स बना दे। हीट इज पाथ डिपेंडेंट या प्रोसेस डिपेंडेंट। किसी भी प्रोसेस के लिए हीट
क्या लिखी जाएगी, एम सी डेल्टा टी या म्यू कैपिटल सी डेल्टा टी। स्मॉल सी इज स्पेसिफिक हीट, कैपिटल सी इज मोलर स्पेसिफिक हीट। अगर फेज सेम है तो, अगर फेज चेंज हो रहा है तो Q बराबर क्या लिखोगे, m टाइम्स ml, ठीक है ना। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम में तो हीट पॉजिटिव ली जाएगी, अगर सिस्टम में हीट रिलीज कर रहा है तो नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो Q बराबर म्यू CV डेल्टा टी, तब ये किसके बराबर हो जाएगा, यही डेल्टा U के बराबर हो जाएगा। और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आप Q बराबर क्या लिखोगे, म्यू CP डेल्टा टी, ठीक है। तो और हीट क्या है, हीट इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो दीज आर दी मेन मेजर पॉइंट्स इन हीट। अब वर्क डन, वर्क डन क्या है भाई, ये गैस है, ठीक है, कोई प्रेशर रखा हुआ है और आप इसको हल्का सा इसको एक्सपेंड करते हैं तो आपका जो स्मॉल वर्क डन आता है वो कितना आता है, PdV, और टोटल वर्क डन क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अगर एक्सपेंशन है तो पॉजिटिव वर्क, अगर कॉम्प्रेशन है तो नेगेटिव वर्क। और ध्यान रखना है ये एक्सप्रेशन सारे प्रोसेस पे काम करेगा। अब यहाँ पे देखो एक खतरे का निशान क्यों बना है, वर्क डन इज P डेल्टा V या म्यू R डेल्टा T, लेकिन कब, सिर्फ तब जबकि प्रेशर कांस्टेंट है। ध्यान रखिएगा, जो आप लोग वर्क डन P डेल्टा V कहीं भी भिड़ा देते हो वो सिर्फ तभी काम करेगा जबकि प्रेशर कांस्टेंट होगा। बाकी टाइम पर इन ऑल द कंडीशंस, ठीक है ना, इट इज नॉट वैलिड। दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, बट this work done is integration of PdV, this is valid for all the processes, ठीक है। अब यहां से आप देखो हमको क्या करना होता है बेटा, अगर PV बराबर म्यू RT है, एक तो आप इसका भी याद रख लो, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियली हमेशा किसके बराबर होगा, म्यू R डेल्टा T के बराबर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हम एक जनरल प्रोसेस ले लेते हैं PV x बराबर कांस्टेंट टाइप की, ठीक है, x कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर x 0 हो जाएगा तो ये आपका P बराबर कांस्टेंट यानी कि प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोबारिक। अगर आपका x 1 हो जाता है, अगर आपका x 1 हो जाता है, ठीक है ना, तो ये PV बराबर कांस्टेंट यानी कि प्रोसेस क्या हो जाएगी, आइसोथर्मल, ठीक है। तो हम एक जनरल प्रोसेस ले लेते हैं जहां पर कि PV टू द पावर x बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो अगर आप वर्क डन निकालते हो तो नो डाउट मैंने इंटीग्रेशन किया है, आपको इंटीग्रेशन नहीं करना है, आपको बेटा रिजल्ट याद रखना है। इस रिजल्ट को आप नोट कर लो, चाहे स्क्रीनशॉट खींच लो, जो आपको करना है वो आप कर लो, ठीक है। तो जब आप वर्क डन निकालोगे तो फॉर एनी प्रोसेस जिसके लिए PV टू द पावर x कांस्टेंट है, वर्क डन उसके लिए क्या आएगा, P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल अपॉन 1 माइनस x। और मैंने बताया P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल हमेशा कितना होता है, म्यू R डेल्टा T। लेकिन अगर ये x1 हुआ, अगर ये x1 हुआ तो नीचे क्या आ जाएगा, 0। इसलिए ये फॉर्मूला दुनिया की सारी प्रोसेस पे काम करेगा, ये फॉर्मूला दुनिया की सारी प्रोसेस पे काम करेगा, एक को छोड़कर जिसके लिए x1 होगा। और जब x1 होगा तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी, PV बराबर कांस्टेंट यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये फॉर्मूला आइसोथर्मल प्रोसेस को छोड़कर बाकी सब जगह काम करेगा। इस फॉर्मूले को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इससे तुमको क्या फायदा होगा बेटा, इससे तुमको ये फायदा होगा, जैसे ही किसी ने बोला कि एक प्रोसेस है PV टू द पावर 1/2 बराबर कांस्टेंट और आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दिए, म्यू दे दिया 2 मोल्स, ठीक है, और आपको डेल्टा T दे दिया, आपको x बराबर हाफ पुट कर देना है, सीधे आपका 20-30 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इसको एकदम आप दिमाग में बैठा लो, इसको याद करके रख लो कि वर्क डन बराबर ये होता है, ठीक है। अब आइसोथर्मल के केस में जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वो dV अपॉन V का फॉर्म आ जाएगा, तो आइसोथर्मल वाला वर्क डन आ जाएगा म्यू RT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। अगर आप इसको log को 10 बेस में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.303। और क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, P इनिशियल अपॉन P फाइनल, ठीक है। बेटा 8:15 तक हम छोड़ देंगे, मुझे पता है उसके बाद प्रवीण सर की क्लास या किसी की प्रवीण सर की क्लास है, ठीक है ना, 10 मिनट में सब खत्म हो जाएगा। देखो आप बस स्क्रीनशॉट खींच लो, चाहे
एक्स बेटा कुछ भी नंबर हो सकता है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ, कोई भी जनरल प्रोसेस। देखो आप क्या गड़बड़ करते हो, आपने 4 प्रोसेस पढ़ी, मैं कह रहा हूँ आपके क्वेश्चन नहीं आते ऐसे, कभी पी की पावर हाफ वाले, कभी पी स्क्वायर वाले, कभी पी क्यूब वाले। मैं यही बता रहा हूँ आपको कि आपको सारे सवाल यहीं से लग जाएंगे। ये कोई भी जनरल प्रोसेस हो सकती है, पी टू द पावर एक्स कुछ भी नंबर हो सकता है, बस क्या ना हो, 1 ना हो, क्योंकि 1 हो जाएगा तो आइसोथर्मल होगा, तब उसका फॉर्मूला बदल जाएगा। यानी कि अगर आपसे किसी ने बोला, देखो अगर आपसे किसी ने बोला कि भाई ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स आपको दे दिए सपोज 3, टेम्परेचर डिफरेंस आपको दे दिया 200 केल्विन, ठीक है ना, और अब आपसे पूछा इस प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होगा, तो आपको पता है म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स, यार म्यू दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, एक्स 1/3 है, पुट करो आंसर निकालो, खत्म बात, ठीक है। और अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये वाला रिलेशन काम करेगा, ठीक है। अब वर्क डन का एक एक्सप्रेशन और आएगा, एरिया अंडर द पीवी ग्राफ, है ना, क्योंकि पीडीवी क्या होता है, एरिया अंडर द ग्राफ। बस अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है बेटा, अगर आपका कोई क्लोज कर दे रहा है सर्किल टाइप का, तो देखो ये साइकिल कैसे चल रही है, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो जब आप ए से एक्स से बी होते हुए आओगे तो एक ग्रे वाला एरिया बना, ये क्या है, कंप्रेशन का नेगेटिव वर्क। और जब आप बी से वाई होते हुए एक्स आओगे, जब आप बी से, ये देखो मेरा पेन देखो, बी से वाई होते हुए जब एक्स आओगे तो एरिया कौन सा बनेगा, येलो वाला, तो नीचे का ग्रे येलो कैंसिल कर जाएगा, तो आपका क्लोज कर्व में एरिया ऑफ द साइकिल आ जाएगा। क्या, वर्क डन। आपका अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो एरिया नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, या वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, कभी कभी आपको इस तरह से सर्किल बना हुआ देगा, यहाँ पे आपका V1 होगा, यहाँ पे आपका V2 होगा, यहाँ पे आपका P1 होगा, यहाँ पे आपका P2 होगा। ध्यान रखना ये दिखने में सर्किल भी लगे तो आप इसको सर्किल की तरह मत समझा करो, आप हमेशा इसको, क्योंकि देखो तो आप अपना स्केल चेंज कर दोगे तो एक प्रेशर डायमीटर होगा और एक वॉल्यूम डायमीटर होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको जो एरिया लेना है वो एरिया आपको कैसे लेना है, पाई इंटू प्रेशर रेडियस, प्रेशर रेडियस मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रेडियस, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम रेडियस। या आप क्या कर सकते हो, डायमीटर पे आ जाओ, तो पाई इंटू प्रेशर डायमीटर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम डायमीटर अपॉन 2। बस ये ध्यान रखना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन अगर सर्किल भी दिख रहा हो, सर्किल भी दिख रहा हो, तो आप पाइप, जैसे यहां से आप पाइप प्रेशर का स्क्वायर मत करना, वॉल्यूम का स्क्वायर मत करना, एक प्रेशर रेडियस लेना या प्रेशर डायमीटर या प्रेशर रेडियस जो भी आप कह लो, ठीक है, ओके, ठीक। अशर अली, है ना। अब आपने देखा कितने आसानी से वाले क्वेश्चन हो जाएंगे जिसमें 1/2 2/3 इस तरह से आपको दिया रहता है, ठीक है। तो अब देखो बेटा, कुल मिला के वर्क का फ्लो चार्ट देख लो, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना, इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, सब पकी पकाई रोटी तुम्हारे लिए बना दी इसलिए, ठीक है। आज मेरा कम से कम 2-3 घंटा इस पे लगा है तुम लोगों के चक्कर में बनाने में। तो वर्क का समरी क्या क्या रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, क्लॉकवाइज साइकिल है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, ठीक है। वर्क डन जनरल प्रोसेस पीवीएक्स के लिए पी फाइनल वी फाइनल माइनस पी इनिशियल वी इनिशियल अपॉन 1 माइनस एक्स या म्यू आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस एक्स। आइसोथर्मल का फॉर्मूला अलग हो गया, आइसोबारिक के लिए एक्स को कितना पुट कर दोगे, आइसोबारिक के लिए एक्स को पुट कर दोगे 0, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर पी डेल्टा वी या म्यू आर डेल्टा टी। आइसोकोरिक वर्क होगा नहीं, एडियाबैटिक के लिए एक्स को कितना पुट कर दोगे, गामा, गामा क्या होता है सीपी बाई सीवी, ये आपका फटाफट आ गया वर्क, ठीक है बेटा। तो इसका अलग अलग क्वेश्चन जैसे जैसे आए वैसे आप कर लो, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लो या इसको आप नोट कर लेना बाद में, ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच ले सब लोग, ठीक है। अब लास्टली इंटरनल एनर्जी। अब देखो बेटा इंटरनल एनर्जी ऑलरेडी हमने देखा हुआ था, एक तरफ हाफ म्यू एफ आर टी आया था, म्यू सी वी आया था, सी वी बराबर एफ आर बाई 2 जो कि कितना था आर अपॉन गामा माइनस 1, सी पी बराबर सी वी प्लस आर। इंटरनल एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटमिक के लिए कितना 3, डायटमिक के लिए कितना 5,
वॉल्यूमेट्रिक के लिए कितना 6 और इंटरनल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो अब आप देखो हमने तीनों चीज कर ली, हमने हीट देख लिया, वर्क देख लिया और क्या देख लिया इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नाउ व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अगर आप सिस्टम को हीट देते हैं तो आपका जो हीट है एक तो टेम्परेचर यानी कि इंटरनल एनर्जी राइज कराएगा और दूसरा वर्क करा सकता है, सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हीट गिवन टू द सिस्टम विल be utilized in increasing will be utilized in changing the internal energy and the work done by gas। ठीक है, ओके ठीक है, इसमें से Q is path dependent, work is path dependent, U is path independent। अब ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। जब भी आपसे, कई बार आपने देखा होगा आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, 100 जूल ऑफ हीट इज गिवन एंड at constant pressure, 100 joule of heat is given at constant pressure, इसमें से कितनी हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी और कितने का वर्क होगा? सबने देखा है ना बेटा ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 100 जूल 200 जूल ऑफ एनर्जी इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, या प्रोसेस का नाम दे देगा, आपसे पूछता है उसमें से कितने से इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और उसमें कितने से वर्क डन होगा। ठीक है ना, तो अब एक चीज देखो बेटा, किसी भी जनरल प्रोसेस की पहले मैं बात करता हूं, आप किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए हीट गिवन क्या लिख सकते हो, म्यू सी डेल्टा टी बराबर चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है, म्यू सी वी डेल्टा टी, और वर्क डन किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए क्या होता है, म्यू आर टी अपॉन इतना। तो देखो म्यू और टी सब में कॉमन है, म्यू और डेल्टा टी सब में कॉमन है, तो इसका मतलब हीट गिवन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का रेशियो फिक्स होता है, दैट इज C is to CV is to 1 minus x। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए x कितना होगा, 0। ठीक है, और मैंने बोला था रेशियो कितना होता है, C is to CV is to R upon 1 minus x, किसके लिए, फॉर एनी जनरल प्रोसेस PVX इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए x कितना होगा, 0, तो यहां पर C की जगह क्या हो जाएगा, CP, CV रहेगा और R, ये x 0 हो जाएगा तो R हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। अब अगर आपसे पूछा कि आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस में आपने 100 जूल हीट दी, ठीक है, आप आइसोबारिक प्रोसेस में आपने 100 जूल हीट दी, तो इसमें से कितने से डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी और कितने का वर्क डन होगा? तो हम कैसे करेंगे बेटा, देखो 100 जूल यानी कि जो रेशियो आपका आ रहा है, 100 जूल में से अगर आपको डेल्टा यू निकालना है तो आप क्या करो, Q अपॉन डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा बेटा, CP अपॉन CV। अब आपको गैस देगा, मान लो कौन सी गैस दे रखी है, मोनो एटॉमिक गैस दे रखी है, और मोनो एटॉमिक गैस का CP बाई CV कितना होता है, फटाफट बताओ। मोनो एटॉमिक गैस का CP बाई CV कितना होता है, 5/3। तो हीट कितनी दी, 100, डेल्टा यू निकालना है और CP बाई CV कितना हो गया, 5/3। तो डेल्टा यू फटाफट निकल गया कितना, 60 जूल। बचे हुए 40 जूल का क्या हो जाएगा, वर्क डन। इस तरह से आप फटाफट बता सकते हो, कोई और इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए होती है आपने, ठीक है ना, तुरंत बता दिया ये है। और अगर जनरल प्रोसेस है, जैसे आपको बोल दिया कि भैया PV टू द पावर 1/3 इज कांस्टेंट, ठीक है, तो यहां पर जो आपका रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, वो CV is to R upon 1 minus x हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो वहां पे x आपका 1/3 है, उसको पुट कर लेंगे। और एक चीज देखो, म्यू सी डेल्टा टी में अगर म्यू डेल्टा टी हटा दो तो किसी भी प्रोसेस के लिए C कितना होता है, CV अपॉन CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x। आपने ऐसे क्वेश्चंस भी देखे होंगे बेटा, ठीक है, आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे होंगे पक्का, जिसमें कि एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। आपने इस तरह की प्रॉब्लम जरूर देखी होंगी कि एक प्रोसेस आपको देगा जिसके लिए PV स्क्वायर बराबर कांस्टेंट है और आपसे पूछेगा इस
ये मोनोएटमिक गैस है मान लीजिए, दिस इज मोनोएटमिक गैस, और आपसे पूछेगा इस प्रोसेस के लिए C कितना होगा। तो जिन लोगों को ये पता है कि C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है वो फटाफट निकाल देंगे C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस 2, यानी C होगा CV माइनस R। कितना जल्दी निकल गया देखो बेटा। बस आपको क्या करना है, देखो आपने सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, ये देखो ये था ना, यहां से देखो आपने सिर्फ क्या किया, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा, तो यहां से ऑटोमेटिकली आपको क्या मिल गया, आपको मिल तो गया C बराबर CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। तो ये आपको याद रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो देगा यहाँ 1/2 देगा तो आप भी यहाँ 1/2 कर दो, यहाँ पे आपको 3 देगा आप यहाँ 3 कर दो और आपका आंसर फटाफट आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर यहाँ तक। अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स में टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे, तो आपको क्या क्या है थर्मोडायनेमिक्स में कुछ बेसिक प्रोसेस रहेंगी, जैसे आइसोबारिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक। पूरी प्रोसेस में आपसे कुछ कुछ पूछता है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये 6 सवाल पूछेगा। किसी भी प्रोसेस के लिए स्टेट ऑफ इक्वेशन, उस प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ का स्लोप, उस प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ कैसे लिखा जाएगा, उस प्रोसेस का वर्क डन, उस प्रोसेस का सी, और उस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस क्या हो सकता है। बल्क मॉडुलस क्या होता है बेटा, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है, चेंज इन प्रेशर अपॉन डीवी अपॉन वी क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेन। माइनस इससे लगा लेते हैं क्योंकि अगर प्रेशर पॉजिटिव होगा तो वॉल्यूम कम होगा, तो उसको प्लस करने के लिए हम माइनस लगा लेते हैं। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे आइसोबारिक प्रोसेस है, तो आइसोबारिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, P बराबर कांस्टेंट, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। फर्स्ट लॉ कैसे लिखोगे, फर्स्ट लॉ हो जाएगा Q बराबर डेल्टा U, ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, Q बराबर म्यू CV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V, है ना। CP बराबर CV प्लस R, वर्क कितना हो गया P डेल्टा V या म्यू R डेल्टा T। स्लोप भाई यहाँ पे मैं बना देता हूँ, आइसोबारिक का जो ग्राफ है कैसा होगा, ये आइसोबारिक का PV कर्व होगा, तो स्लोप कितना 0। और बल्क मॉडुलस यहाँ पे लिख देना, बल्क मॉडुलस क्या बताया था, dP अपॉन dV अपॉन V। तो जब यहाँ dP 0 है तो बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा 0। अब इन्हीं हेडिंग्स पे आइसोकोरिक को सोचो, आइसोकोरिक की इक्वेशन क्या हो जाएगी, V बराबर कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट CV, वर्क डन 0, स्लोप भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, आइसोकोरिक का ग्राफ भाई ऐसा होगा, है ना, PV ग्राफ ऐसा होगा, तो स्लोप नॉट डिफाइंड, DV 0 हो जाएगा, बल्क मॉडुलस नॉट डिफाइंड। आइसोथर्मल, अब आइसोथर्मल के लिए सबको पता है, ये है PV बराबर कांस्टेंट, डेल्टा U 0, तो Q बराबर W, दैट इज म्यू RT log V final अपॉन V इनिशियल, स्पेसिफिक हीट नॉट डिफाइंड, स्लोप कितना आएगा माइनस P बाई V, बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा P। ऐसे ही एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये हो जाएगा। अब जिनको थोड़ा सा बस समझना है, देखो बेटा आइसोथर्मल, क्योंकि आप कहोगे सर ये आपने स्लोप कैसे निकाला, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये आइसोथर्मल का ग्राफ है, इक्वेशन क्या होती है PV बराबर कांस्टेंट, यहाँ चलो डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों चेंज हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो P प्लस V dP अपॉन dV बराबर 0, और आपका dP अपॉन dV बराबर कितना आ गया माइनस P बाई V। और बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है माइनस dP अपॉन dV अपॉन V, ठीक है ना। तो यहाँ से ये आपका V कट गया, तो बल्क मॉडुलस कितना आ गया प्रेशर के बराबर। इसी तरह से एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी हम कर लेंगे, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए स्लोप कितना आ जाता है, गामा टाइम्स माइनस P बाई V, और बल्क मॉडुलस कितना आ जाएगा गामा टाइम्स P, यानी कि बल्क मॉडुलस, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस इज गामा टाइम्स आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो दिस इज ऑल द थ्योरी पार्ट। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स छोड़ दो, तो दीज आर द मेजर फॉर्मूलाज, जो चेकलिस्ट जिसको आप रिवीजन लिस्ट कहते हैं। अगर इतनी चीजें हमारे दिमाग में है बेटा, अगर ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही हैं क्लियर कट, तो आप मान के चलिए आप ज्यादातर क्वेश्चन इजीली कर ले जाओगे, ठीक है ना। अब रही बात क्वेश्चंस की,
तो आप इनके नोट्स बनाइए और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाने की कोशिश खुद से करिए, ठीक है ना। पहले मैं कुछ क्लासेस में पहले मेन टॉपिक्स खत्म कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी थ्योरी पढ़ेंगे, अभी सवाल लगाएंगे तो तुम कर लोगे। तो अभी हम क्या करते हैं बेटा 28 या 29 तक हम लोग कुछ मेजर टॉपिक्स पहले खत्म कर लेते हैं रिवीजन में, और उसके बाद जो बचे हुए दिन होंगे 4-5 दिन 5-6 दिन लगातार हम प्रॉब्लम्स लगा लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर रहा हूँ क्योंकि 8:30 से डॉक्टर प्रवीण की क्लास है और वो भी काफी रिवीजन कराने वाले हैं बायो का, और मैंने हमेशा बोला बायो का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ब्रीफली कंसाइजली बहुत अच्छे तरीके से सर पढ़ाते हैं, ठीक है ना, और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये पब्लिक रहेगा वीडियो, इसको आप बाद में भी देख सकते हैं, जिसको कोई डाउट है या कुछ रह गया है तो आराम से बैठ के स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हो। बाकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा, जो होगा मंडे को पता चल जाएगा। एकदम चिल रहिए, आराम से रहिए, मस्त रहिए, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ 90, मुझे क्लास शुरू होने तक शायद 90 क्या मैं 95% श्योर हूँ कि नीट पोस्टपोन हो ही जाएगा, ठीक है। आप लोग भी एकदम चिल रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का किसी बच्चे की सेहत के साथ कुछ नहीं होगा, तो आप टेंशन मत रखिए, ठीक है ना। चलिए तैयार हो जाइए अपनी बायो की क्लास के लिए, ठीक है। 10-15 मिनट में